अपने रोल नंबर्स जो हैं आप चैट में भेज दें। आपके जो रोल नंबर हैं एक बार आप लोग अपनी चैट में रोल नंबर सेंड कर। अच्छा क्लास तो ये थ्रेशोल्ड मैंने आपको बता दिया कि सर सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है सर। दूर से आ रही। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? याद है? कोई बता सकते हैं लास्ट टाइम हमने कितना किया था? सिक्स 6.12 कर लिया था हमने। चैप्टर 6 किया था हमने। एनीवन? इसको एज ए लीनियर ऑपरेशन के हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम इस क्यू पॉइंट को इस तरह डिज़ाइन करें कि हमारी जो इनपुट है हमें फुल आउटपुट दे। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ देखें, AC load line operation of a certain amplifier extend 10 microampere above and below the Q points based। अब मेरे पास एक Q point है वो 50 माइक्रो एम्पेयर IB, ये IBs है ना, हम इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? IB करंट है, ये करंट IB है, IB। अब IB करंट मेरा सेट है 50 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर और 50 माइक्रो एम्पेयर ये यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है। अब ये कह रहा है AC लोड लाइन ऑपरेशन ऑफ अ सर्टेन एम्पलीफायर एक्सटेंड्स 10 माइक्रो एम्पेयर अबव एंड बिलो द क्यू पॉइंट, यानी जो क्यू पॉइंट सेट है, जो आपकी AC ऑपरेशन है वो 10 माइक्रो एम्पेयर ऊपर और 10 माइक्रो एम्पेयर नीचे जा सकते हैं, यानी 50 से 10 ऊपर 60 और 50 से 10 नीचे 40। तो ये एक लाइन ये 40 की आ गई, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। एक Q पॉइंट है और Q से 10 पॉइंट्स ऊपर, Q से 10 पॉइंट्स नीचे हमने 2 पॉइंट्स सेट किए। अब इनके दरमियान हमें IC मिलेगा और इन्हीं के दरमियान हमें आउटपुट वोल्टेज VCE मिलेगी। अब हम IC और VC लेते कहाँ पे हैं ये देखें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्किट है, मैंने IB सेट किया हुआ है 50 माइक्रो एम्पियर। अब ये मुझे IC मुझे यहाँ से मिलेगा और VCE मुझे यहाँ से मिलेगा। ये कलेक्टर है ना, कलेक्टर और इमीटर, कलेक्टर से लेके इमीटर तक जो मुझे वोल्टेज मिलेगी वो मुझे VCE मिलेगी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द रिजल्टिंग पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो हमने इस क्यू पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर यानी इस क्यू पॉइंट पे ये गिवन है आपको। फॉर एग्जांपल ये तस्वीर, ये पिक्चर आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है
के 50 माइक्रोएम्पियर क्यूब पॉइंट, उससे 10 प्लस एंड 10 माइनस वैल्यूज के ऊपर आप उसका आईसी फाइंड करें और आप उसका वीसीई फाइंड करें। अब ये आपको गिवन है तो आप यहां से देख के बता सकते हैं कि डिटरमाइन द रिजल्टिंग पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट। अब ये देखें, ये पीक है, ये शुरू हो रहा है 5 से, इसकी पीक एक है 6, एक पीक ऊपर है 1 पीक, 6 माइनस 5 1, और एक पीक इसकी नीचे है 5 माइनस 4 1, यानी एक डिफरेंस यहाँ पे है, 1 का डिफरेंस यहाँ पे है। तो 0 अगर मैं इसको रेफरेंस मांगू तो इससे ऊपर 1 है और इससे नीचे 1 है, तो हम इसे कहते हैं पीक टू पीक। यानी अगर मैं सिंगल इसकी एक पीक लू ना तो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 5 1, तो ये मेरे पास 1 पीक आ रही है, 1 एम्पेयर पीक, 1 मिली एम्पेयर पीक करंट आ रहा है इसका। अगर मैं पीक टू पीक बात करूंगा तो 1 ये है प्लस 1 ये है, तो 1 प्लस 1 2 मिली एम्पेयर पीक टू पीक हम करंट की बात करें ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज फ्रॉम द ग्राफ। अब यहां पर हम अगर देखें तो यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, और ये मेरे पास 1.5 है, ये लाइन मेरे पास 1.5 है ये पॉइंट, और ये मेरे पास कितना हुआ 1 माइनस 1.5 माइनस 1.5, ये आपके पास 0.5 है, 2 माइनस 1.5 0.5, तो 0.5 1, 0.5 प्लस 0.5 1 होता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट पीक टू पीक है, यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर पीक टू पीक करंट है। ये देखिए ये करंट है, हम इस पे इस एक्सिस पे करंट देख रहे हैं और इस एक्सिस पे वोल्टेज देख रहे हैं। मैंने इनपुट ये अप्लाई की, इससे मुझे ये आउटपुट आईसी मिला, क्योंकि आईसी मेरा किसके इक्वल होता है, बीटा आईबी के, ठीक है। तो ये बेसिकली बीटा आईबी, तो बीटा आईबी की जब वैल्यूज मैंने पुट की ठीक हो गया। तो सिंपल इसमें क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, व्हाट आर दी पीक टू पीक वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज फ्रॉम द ग्राफ। इनपुट ये है, इनपुट से देख के आपने बताना है कि, तो इनपुट अब आप ये कैसे हैं, ये देखें इसकी पीक इस रेफरेंस से यहाँ तक पीक 1 है, इस रेफरेंस से नीचे तक पीक 1 है, तो इसे हम पीक टू पीक कहते हैं 2, 1 प्लस 1 आपने ऐड करना है। इसी तरह ये रेफरेंस आप लें, इससे ऊपर ये 1 और ये 2, और इन दोनों का हाफ कितना होता है 1.5, ठीक है। तो आप इस 1 और 1.5 का डिफरेंस कितना है 0.5, और 2 और 1.5 का डिफरेंस कितना है 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 1, तो ये 1 वोल्ट पीक टू पीक है और ये 2 वोल्ट 2 मिली एम्पेयर पीक टू पीक करंट है। प्रोजेक्शन ऑन द ग्राफ ऑफ फिगर 6.4 shows the collector current varying from 6 मिली एम्पेयर टू 4 मिली एम्पेयर। अब ये करंट देखे वेरी कर रहा है 6 मिली एम्पेयर टू 4 मिली एम्पेयर फ्रॉम अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 2 मिली एम्पेयर। सो तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे होता 3, तो देन कितनी पीक टू पीक होती 5 सर। 8 8 ये 3 होगी और 3 2, तो 5 वोल्ट पीक टू पीक होती, ठीक है, शाबाश। तो इसी तरह आपने ये दोनों डिफरेंस निकाल, अगर मैं सिर्फ पीक की बात करता ना पीक की, तो फिर आपने एक पीक बतानी है पॉजिटिव पीक इसकी जो भी है, ठीक है। होता बेसिकली दोनों सेम है। अब ये मैंने डिफरेंस बताया, अगर ये 6 प्लस 2 8 और 4 माइनस 2 2, ये वाला पॉइंट 2 पे होता और ये 8 पे होता, तो बेसिकली हम 8 माइनस 3 3 और 3 6 वोल्ट पीक टू पीक होता। अगर मैं ये पूछूं कि सिर्फ पीक कितना है तो आपने 3 बताना था। इसी तरह यहाँ पे आप यही एग्जांपल लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इमिटिंग वोल्टेज फ्रॉम 1 वोल्ट टू 2 वोल्ट फ्रॉम अ पीक टू पीक वैल्यू ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है व्हाट आर द क्यू पॉइंट वैल्यूज ऑफ आईसी
एंड VCE इन फिगर 6.4। अब वो कह रहा है क्यू पॉइंट के ऊपर IC की क्या वैल्यू है और VCE की क्या वैल्यू है। अब क्यू पॉइंट मेरे पास ये है और ये 50 माइक्रो एम्पेयर पे है। 50 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर IC की वैल्यू है 5 और VCE की वैल्यू है 1.5। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है कि क्यू पॉइंट के ऊपर जो IC की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट से इधर मैं जाऊं तो y एक्सिस पे मुझे 5 मिल रहा है और इस तरफ आऊं तो ये मुझे 1.5 मिल रहा है। दूसरा मुझे एक ये बात बताएं, हमारी कितनी असाइनमेंट्स और क्विज हुए हैं? सर हमारे 3 क्विजेज सॉरी 3 असाइनमेंट्स हमने आपको जमा करवा दी हैं ठीक है, और क्विज हमारे जो मिड से पहले हुए थे वही हुए हैं। कितने हुए हैं? 2 सर। ठीक है, तो एक और क्विज आपका लेना है और एक और असाइनमेंट आपकी लेनी है। ठीक है, ये मुझे किसी ने असाइनमेंट नंबर 4 के नाम से भेजी है, तो मैंने उसे कहा था कि असाइनमेंट हमने 3 अभी तक दी हैं, तो 4 कहाँ से आई? उन्होंने कहा जी हमने 4, ये असाइनमेंट नंबर 4 है। तो ये असाइनमेंट नंबर आपकी पहली असाइनमेंट जो थी वो थी रजिस्टिव सर्किट के ऊपर, उसके सर्किट्स मैंने दिए थे। दूसरी असाइनमेंट नोट्स के ऊपर थी। तीसरी असाइनमेंट जो भी आपको मैंने ये वाली इसकी वो दी है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारी 4 हो गई क्योंकि आपने हमें न्यूमेरिकल वाली भी दी थी। तो न्यूमेरिकल की तीसरी है ना? यस ट्रांजिस्टर वाली थी थर्ड और फोर्थ सर न्यूमेरिकल्स एक वाली। ट्रांजिस्टर वाली थी, एक न्यूमेरिकल्स वाली थी। और उससे पहले एक आपने रजिस्टर वाली दी थी और उसके अलावा भी एक आपने हमें दी थी, तो 4 कंप्लीट हो गई हैं। और नहीं, सर ट्रांजिस्टर वाली हमने ऑन जी कैंपस सर 4 कंप्लीट हो सबमिट गई है। करवाई थी। ट्रांजिस्टर की जो नोट्स की है वो दूसरी असाइनमेंट थी ना? सर सर तीसरी वो थी। हमने वो थर्ड थी सर, वो थर्ड थी। टोटल 3 हुई है टोटल सर, 3 4 हुई हुई है है। सर। एक हमने असाइनमेंट जो थी वो आपको ऑन कैंपस में सबमिट कराई थी ट्रांजिस्टर्स वाली, और फोर्थ वाली ये न्यूमेरिकल्स वाली थी, ये हमने ऑनलाइन सबमिट करवाई है आपको। हाँ, जी सर इस तरह 4 होगी। तो 4 उससे सबमिट पहले हो 2 गई। कौन सी हैं? उससे पहले 2 भी सर हमने ऑन कैंपस सबमिट करवाई हैं आपको। कौन सी सर एक और रेजिस्टेंस वाली थी और मुझे भी लग रहा है कि 3 हुई हैं या 3 4 हुई हुई हैं, हैं, कंफर्म नहीं है। 3 हुई हैं। सर असाइनमेंट्स और उसके अलावा अभी 2 तीन हुई है असाइनमेंट्स टोटल 3 हुई हैं, तो ये आज की चौथी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, सर। ये नोट मिड्स कर। के पहले हमने 2 सबमिट करवा चुके थे, मिड्स के बाद हमने 2 सबमिट करवाई हैं। मिड्स के बाद जो 2 थी वो एक ये ट्रांजिस्टर वाली थी और मिड ये से एक पहले 2 न्यूमेरिकल्स वाली कौन थी। सी सबमिट करवाई हैं पहले मुझे बताएं। मिड से पहले सर एक करवाई थी हमने। एक करवाई सर थी या ना, सर एक करवाई थी, टोटल 3 रजिस्टिव सर्किट के ऊपर थी मिड से पहले, टोटल 3 हुई यस हैं सर सर। वो हमने वो सॉल्व करते सर्किट थे। नंबर पे 1 वो वाली। पहले मेरी सुन ले। दूसरी जो असाइनमेंट थी वो मैंने नोट्स लिखने का आपको कहा था बीजेटी के। ठीक है, वो आपने एक स्लाइड्स लिखी है, वो आपने मुझे कुछ ने इधर सबमिट करवाई है, कुछ ने मुझे ऑनलाइन सबमिट करवाई है। तीसरी असाइनमेंट जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स की दी है। ठीक है, चौथी असाइनमेंट आपने ख्वाबों में बना ली है, तो चौथी असाइनमेंट ये वाली आपको मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल 6.1, ये आपने इसको ये फुल करनी है। ठीक है, और इसका रिलेटेड प्रॉब्लम ये इसके साथ ऐड करना है। और इसके अलावा अब ये भी ये पॉइंट्स भी लिखें। व्हेन IB इज एट इट्स पीक पॉजिटिव वैल्यू, IC इज एट इट्स डैश वैल्यू एंड VC इज एट इट्स डैश वैल्यू। अब देखें IB, ये IB है जब ये पॉजिटिव वैल्यू पे है, ये यहां से शुरू हो रहा है ना, तो ये पूछ रहा है कि जब ये फुल पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है इस पॉइंट पे, तो आपकी जो इससे VCE की वैल्यू क्या आ रही है इसकी पॉजिटिव पे, वो आ रही है नेगेटिव। इट्स नेगेटिव पीक आ रही है, VCE नेगेटिव पीक आ रही है, ये भी लिख लें। और जो इसके IC इज एट इट्स डैश पीक, तो यहाँ से अगर मैं ये यहाँ से लूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरी ये भी इसकी पॉजिटिव पीक है। IC विल इट्स पॉजिटिव पीक एंड VCE, अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, इधर से ऐसे वेव स्टार्ट हो रही है,
तो ये वेव स्टार्ट होके ऐसे आ रही है, तो ये पहला ये आपका आ रहा है, तो नेगेटिव पीक होगा यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव पीक होगा, यहाँ पे नेगेटिव पीक होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VCE एंड VCE? अब यहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है ये आप बताएंगे, हमने बात की है कैपिटल और स्मॉल लेटर कहाँ पे यूज होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RE एंड RE डैश, ये भी आप इसका डिस्कस करें, ठीक है। इसको आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ट्रांजिस्टर AC इक्विवेलेंट सर्किट, ये हम R पैरामीटर्स हम यूज करते हैं जब हम AC सर्किट को डिस्क्राइब करते हैं। अब ये जिस तरह एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, हमने इसमें AC क्वांटिटीज भी अप्लाई की हैं। इस सर्किट के अंदर ये हमारा बाइसिंग सर्किट है, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमने यूज किया। अब फॉर एग्जांपल मैं, अब कंप्यूटर है ना, जिस तरह कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं हम उसे एक पावर सप्लाई दे देते हैं, पावर सप्लाई मैंने उसे दे दी, ठीक है। अब वो कंप्यूटर ऑन है, अब जो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ वो बेसिकली ये अप्लाई किया हुआ है वर्क, मैं उसकी कुछ एप्लीकेशंस खोलता हूँ, उसके ऊपर डिफरेंट काम करता हूँ। अब पीछे से सप्लाई चल रही है, मुझे उस सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, काम करने वाला अपना काम कर रहा है, ठीक है। वो कोई एप्लीकेशंस खोल रहा है, कोई वर्ड कर रहा है, कोई ज़ूम के ऊपर क्लासेस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। अब उसे ऑन करने के लिए भी एक पावर चाहिए, प्लस उसके अंदर एप्लीकेशंस क्या यूज हो रही हैं, उस एप्लीकेशंस की अलग उसकी क्या है प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हम इसलिए लगाते हैं कपलिंग कैपेसिटर, ये डीसी कंपोनेंट्स को क्या करता है, रोकता है, उन्हें डीसी कंपोनेंट्स को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो हम इनपुट पे और आउटपुट पे क्या लगा रहे हैं, हम कैपेसिटर लगा रहे हैं। ये डीसी कंपोनेंट्स को क्यों करता है, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस हमने पढ़ा था वो इक्वल होती है 1/2 पाई FC के, ठीक है। अब डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है ना डायरेक्ट करंट की, वो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो ये आता है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो डीसी जो सर्किट है ना, इनफाइनाइट उसकी रेजिस्टेंस होती है जब डीसी को आप पास करवाते हैं कैपेसिटर से, तो ये एज ए ओपन सर्किट काम करता है। डीसी के लिए ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, यानी डीसी आएगी ऐसे ही ये सर्किट ओपन हो जाएगा, ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके आगे यूं समझे कि एक समुंदर खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हर्डल बन जाएगी, तो ये सर्किट टूट जाएगा यहाँ से। इसलिए सिर्फ प्योर AC कंपोनेंट यहां से पास करते हैं, ठीक है। यानी इसका जो DC है वो सिर्फ हमने इसलिए लगाया हुआ है कि ये सर्किट को ऑन करें, बाकी वो कोई काम ना करें। हमें आउटपुट पे और दूसरे काम चाहिए। मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने कंप्यूटर को AC पावर सप्लाई दी है और मैं ड्यूरिंग काम के दौरान भी वो पावर जो है ना काम करती रहे, अपना कभी ऑन ऑफ हो, कभी और कोई मसले मसाइल पैदा करे, ठीक है। तो वो अपनी जगह है, वो अपने काम कर रही है और दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं वो अपना काम करेगी। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट हम R पैरामीटर्स यूज करते हैं। डिफाइन द R पैरामीटर्स, द रेजिस्टेंस R पैरामीटर्स are the most commonly used for BJTs. The 5 R parameters are given in table. The italic lowercase letter R with the prime denote resistance internal to the transistor. ये इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। जिस तरह हम, जब मैंने ये बात की है, लेट्स से कि हम कहते हैं कि यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर है, हम कहते हैं कि यहाँ पे 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रही है, हम ये कहते हैं ना। इसी तरह हम इस बेस कलेक्टर, यहाँ भी एक डायोड लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर भी एक कलेक्टर से इमीटर तक भी एक जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो हम इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ काउंट करते हैं, ठीक है। उन इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, उनका हमने कुछ नाम रखा हुआ है, वो ये है। अब R पैरामीटर्स हम अल्फा AC, पहले हमने अल्फा DC बात की थी, वो हमने DC के लिए यूज किया था और उसमें जो
सबस्क्रिप्ट में हम सी और ई लिखते थे वो भी बड़े लिखते थे, यहाँ पे देखें यहाँ छोटे यूज हुए में IC और IE। ठीक है, इसका मतलब हम AC पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह बीटा AC, AC बीटा हम इसको पढ़ेंगे। IC ओवर IB होता है, अल्फा AC IC ओवर IE होता है, बीटा के साथ IB आता है नीचे और AC के साथ IE आता है। RE इमिटर रेजिस्टेंस है, ठीक है। RB बेस रेजिस्टेंस, इंटरनल बेस रेजिस्टेंस। RC AC कलेक्टर रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं इस तरह BJT को इस तरह ना ड्रा करूं जिस तरह ये ड्रा हुआ है, मैं उसको ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं। ये मेरे पास 1, ये 2 और ये 3। इसको मैं RB कह दूं और इसको मैं RC कह दूं, इसको RE कह दूं। ठीक है, अब ये इमीटर है, यानी इमीटर का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ बना दिया। कलेक्टर का इमीटर सर्किट मैंने यहाँ बना दिया। मैंने ये नहीं शो किया, कलेक्टर का इमीटर उसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने वहां पे शो कर दिया कि असल हम सम टाइम कहते हैं ना कि मेरी जगह पे जाकर बैठ जाओ। हम जहाँ पर एक कितार लगी हो तो मैं किसी और को खड़ा कर देता हूँ कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, मेरी जब बारी आएगी मैं आ जाऊंगा। तो वो इक्विवेलेंट होता है उसके। ठीक है, तो उसका मतलब होता है अगर कोई और भी खड़ा ना, इसका मतलब होता है कि वो असद ही खड़ा है। ठीक है, अगर असद ने उमर को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है और जब असद आएगा, वो जैसी कतार करीब आना शुरू हो जाएगी, असद आ जाएगा, तो अब बेसिकली यहाँ पे खड़ा असद ही है, ये उसका इक्विवेलेंट बंदा खड़ा हुआ है। अब हम इस उमर को यही समझेंगे, ये उमर नहीं है, ये कौन है? असद है। तो यहाँ भी हम अब क्या समझेंगे, जब हमने कह दिया कि AC इमीटर रेजिस्टेंस को हम RB से शो करेंगे, बेस रेजिस्टेंस को RB से और कलेक्टर रेजिस्टेंस को RC से। तो अब अगर मैं सर्किट थोड़ा सा इस तरह बना लूं, अब ये देखें यहाँ पे वो सर्किट नहीं है जो हम BJT का सर्किट आमतौर पे बनाते हैं, उसका जो सिंबल है ये वाला, अब ये नहीं है। अब हमने इन जंक्शंस की जगह उन इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर दिया, सिंपली हमने ये किया। अब RE इमिटर, IB बेस और RE जो है ये क्या है? RC कलेक्टर। तो RC बेसिकली यहाँ से करंट, मेन करंट यहाँ से पास होता है, तो इसको अल्फा ACI IB कह दिया, अल्फा ACIB या अल्फा ACIE कह दिए, बीटा ACIB कह दें या अल्फा ACIB कह दें। बेसिकली यहाँ से हमारा करंट IC गुजर है ना इस पॉइंट से, तो IC किसके इक्वल होता है? IC बीटा IB। ठीक है, या IC इज इक्वल टू अल्फा IE। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू IC ओवर IE होता है, तो IC वहां से निकालें। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इनका इक्विवेलेंट डाल दिया। ठीक हो गया, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी ये जो चीजें हैं ना इसको आप खुद पढ़ लें। अच्छा, इसमें अब ये देखें, इसी सर्किट को रिलेशन ऑफ ट्रांजिस्टर सैंपल्स टू R पैरामीटर इक्विवेलेंट। अब ये बीटा IB ये कलेक्टर है, इसको मैं इसके साथ सैंपल कर रहा हूं। इस बेस को सिंपल मैं बेस कह रहा हूं क्योंकि बेस की रेजिस्टेंस यहाँ इसलिए शो नहीं हुई है, वो बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, RE को यहां से जो इमीटर आपके पास है उसे मैं यहाँ शो कर रहा हूं। तो या तो मैं ये सर्किट शो कर सकता हूं या ये शो कर सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट R पैरामीटर सर्किट आप इसको कह सकते हैं। R पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट, R मैंने रेजिस्टिव सर्किट, आपने बेस या आपने कलेक्टर या इमीटर की जगह आप उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर दें। ठीक है, कलेक्टर के ऊपर हमने करंट सोर्स दिया हुआ है क्योंकि वहां से करंट आता है। I जो RE है सिर्फ वहां पे हमने रेजिस्टेंस शो की है। ठीक है, डिटरमिनेंट I बाय फार्मूला। सो अब इस पूरे सर्किट में यहाँ पे देखें
अगर इसमें मैं बात करूं तो एक ही चीज है मेरे पास, आर ई, ठीक है। तो आर ई क्या होगा, आपका करंट का क्या फार्मूला आता है। अब यहाँ पे देखें, फॉर एम्पलीफायर एनालिसिस द एसी मीटर रेजिस्टेंस आर ई डैश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द आर पैरामीटर टेस्ट। टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर ई डैश यू कैन यूज द फार्मूला ऑफ इक्वेशन 6(1). बिकॉज आर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जो आर ई है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो इट मीन इसका कोई इन्होंने फिक्स फार्मूला बनाया। बेसिकली हम जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड ऐसे ही करते हैं, वी ओवर आर, वी ओवर आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है ना, आई इज इक्वल टू वी ओवर, नहीं v इज इक्वल टू आई आर होता है, v इज इक्वल टू आई आर। हम ये फार्मूला लगाते हैं तो i यहां से निकालें तो i इज इक्वल टू v ओवर आर होता है बेसिकली। तो ये वोल्टेज हमने एक फिक्स वोल्टेज रखी हुई है किसी एक टेम्परेचर के ऊपर, और उसका जो करंट उसके ऊपर हम निकालें। अगर वो करंट गिवन होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब ये असाइनमेंट आपकी असाइनमेंट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है आपका 6.2 एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। 6.2 डिटरमाइन द आर ई डैश ऑफ अ ट्रांजिस्टर दैट इज ऑपरेटिंग विद अ डीसी इमिटर करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। अब वही सिंपल ये फार्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है, आर ई डैश 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आई ई इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट डिवाइड बाई 2 मिली एम्पियर। अब ये आई ई यहाँ पे गिवन है आपको, इमिटर करंट ऑफ determine the RE dash of a transistor that is operating with a DC emitter current of 2 milliampere। तो 12.5 ओहम आपके पास आ गया। अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए व्हाट इज IE if RE dash is equal to 8 ओहम, अगर अब ये गिवन हो और आपने ये निकालना हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे, या ये क्वेश्चन नंबर, ये दोनों आपके असाइनमेंट के फार्मूले, ये भी आपकी असाइनमेंट में, इसको भी आप मेंशन करें, और रिलेटेड प्रॉब्लम भी असाइनमेंट का हिस्सा है आपका। सर आप क्विज कब लेंगे फिर? कौन सा क्विज? वो मैं ऑनलाइन लूंगा किसी वक्त, आपको दे दूंगा, आप फिर उसी पे सबमिट करवा देना। सर उसी वक्त नहीं ना, बाद में सबमिट करा देंगे थोड़ी देर बाद। हाँ थोड़ी देर बाद मैं आपको लिमिट दे दूंगा ना, टाइम लिमिट दे दूंगा। मैं आपके CR को बता दूंगा कि कल क्विज होगा, ठीक है, एक दिन पहले बता दूंगा ताकि आप उस दिन रेडी रहें और आपको पता हो कि उसकी जो टाइम है 1 घंटा या 2 घंटे हैं, 3 घंटे। ओके सर क्विज किस चैप्टर से होगा? यही 5.1 हमने पढ़ा है, 6.2 पढ़ा है आज, और 7.1 हम 7 चैप्टर हमने कर लिया। ये जो क्वेश्चंस है ना बीच में, इस तरह के क्वेश्चन है, और हर सेक्शन के एंड पे आपके जो क्वेश्चंस हैं उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सर वो हम गूगल क्लासरूम में सबमिट करवाएंगे क्या? जी जी। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा हम यूज करते हैं एक आर पैरामीटर्स होते हैं, कुछ हाइब्रिड पैरामीटर्स होते हैं, बिकॉज दे आर टिपिकली स्पेसिफाइड ऑन अ मैन्युफैक्चरर्स डेटा शीट। एच हाइब्रिड पैरामीटर्स HR, HF and H0 are important. These parameters are often specified by manufacturers because they are relatively easy to measure. अब HI पैरामीटर क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। सिर्फ ये इसको देख लें, ठीक है, इसको लाजमी नहीं आप याद करें, इसको देख लें कि H, अगर H के साथ I लिखा हो तो उसका क्या मतलब है? HI का मतलब है इनपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम इसे